अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया के AI 171 जिस तरह से क्रैश हुई, वैसा एविएशन की हिस्ट्री में इस तरह के उदाहरण दुर्लभतम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे। पूरा देश ये जानना चाहता है, बल्कि दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि इस घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री की साख पर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं और जनता जवाब चाहती है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, जो कुछ भी अहमदाबाद में हुआ, पूरी दुनिया उसे बहुत ही भयानक हवाई हादसा मानती है। दुनिया में ऐसे बड़े दुर्लभतम उदाहरण होंगे जहां टेक ऑफ के फौरन बाद इस श्रेणी का एयरक्राफ्ट 17 सेकंड के भीतर गिर गया हो, पूरी फ्लाइट क्रैश कर गई हो और इतने बड़े पैमाने पर यात्री, क्रू मेंबर्स, पायलट्स और आमजन जो बाहर थे वो भी मारे गए। ऐसे उदाहरण जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। होंगे ऐसे उदाहरण, पर इंडियन एविएशन हिस्ट्री में ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे जहां इस प्रकार के इतने बड़े क्राफ्ट वाइड बॉडी बोइंग 787 टेक ऑफ के 17 सेकंड के अंदर लैंड कर गया, क्रैश कर गया। इस लेवल का जो क्राफ्ट है, इसका हादसा ये पहली बार भारत के भीतर हुआ है। हालांकि बोइंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब रहा है। आपको याद होगा वर्ष 2014 में मलेशियन एयरलाइन का एक फ्लाइट जो कुआलालंपुर मलेशिया से निकली थी, MH370। आज तक दुनिया इस रहस्य को नहीं जान पाई कि वो फ्लाइट कहाँ गुम हो गई, कहाँ लापता हुई, कहाँ क्रैश हुई, और आज तक उस फ्लाइट का एक पुर्जा भी दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां, कई देशों की सम्मिलित जांच एजेंसियां भी मलेशियन एयरलाइंस के उस फ्लाइट का एक पुर्जा भी बरामद नहीं कर सकी। बहनों भाइयों, वो भी बोइंग का ही एयरक्राफ्ट था। बोइंग की बड़ी खराब हिस्ट्री है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे बोइंग के जहाज खराब होंगे, लेकिन सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर जो बोइंग पर प्रश्न चिन्ह है वो गंभीरतम है। और आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले बोइंग के CEO को सेफ्टी कंसर्न को लेकर इस्तीफा कंपनी से देना पड़ा था। तो आखिर कारण क्या है कि बोइंग के जहाजों में इस तरह की दिक्कतें उत्पन्न होती हैं? दुनिया के तकरीबन बहुत से मुल्कों में बोइंग के जहाज गिरे हैं। इसके कारण क्या हैं? हमें इसे समझना होगा कि बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब ये जो जहाज गिरा, थोड़ा इसके बारे में भी समझ लीजिए। जो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए आम लोग, हमें पता है जहाज 11 साल पुराना था। मेंटेनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड A श्रेणी का था, जो कि सर्टिफाइड है, और इसके मेंटेनेंस को लेकर कभी कोई मेजर टेक्निकल इशू फ्लैग नहीं हुए। जो पायलट इसको उड़ा रहे थे, कैप्टन सुमित सभरवाल, 8,200 घंटे का विराट अनुभव उनके पास था। बहनों भाइयों, इतने बड़े उड़ान के अनुभव को इतनी लंबी अवधि के बहुत कम पायलट देश में होंगे जिनको इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा हो। तो ये भी नहीं कह सकते कि जहाज में कोई खराबी थी या पायलट अनुभवहीन था। तो फिर क्या हुआ? आखिर उन 17 सेकंड्स के भीतर क्या हुआ? क्योंकि जब कोई भी क्राफ्ट को इंजन मेंटेनेंस यूनिट गो अहेड करती है, ओके देती है, सर्टिफाइड करती है, तब वो उड़ान के लिए तैयार होता है। उड़ान के फौरन पहले उसकी फिर से जांच होती है, और इसके बाद रनवे पर आने के दौरान भी पायलट सारे इंजन चेक करता है, फ्लैप्स चेक करता है। सारे टेक्निकल्स गो अहेड होने के बाद ATC तब टेक ऑफ की परमिशन देता है। तो जब इतनी सारी प्रक्रियाओं में वो खामी नहीं पकड़ी गई जिनका जिक्र मैं करना चाहूंगा, तो ऐसा क्या हुआ कि विदिन 17 सेकंड टेक ऑफ होते ही 17 सेकंड के भीतर वो फ्लाइट क्रैश कर जाती है? क्या ये कोई टेक्निकल फेल्योर था जहां दोनों इंजन फेल हो गए, या मेंटेनेंस का फेल्योर था कि ठीक से मेंटेनेंस इंजन्स के नहीं किए गए, ये मेंटेनेंस के एंड में प्रॉब्लम है? प्रश्न नंबर 3, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट बोइंग के इस 7878 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में थी, जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सका, जिसे पता नहीं किया जा सका? लेकिन एक बात फिर हम पीछे लौट के चलते हैं कि ये जहाज 1-2 साल पुराना नहीं है, 11 साल पुराना है। और सामान्य तौर पर इस श्रेणी के क्राफ्ट 20 से 25-30 साल तक सेवा में रहते हैं। तो कोई ऐसा भी नहीं था कि यह पुराना कचड़ा कबाड़ हो गया हो। तो मेंटेनेंस को A सर्टिफिकेट था,
पायलट सुपर अनुभवी था, ऐसे कोई उदाहरण नहीं थे। बस एक बात है कि बोइंग की सेफ्टी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे भी दुर्लभतम उदाहरण है जहां दोनों इंजन फेल हो गए हों और इस तरह की क्राइसिस आई हो। जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि एक तीसरी व्यवस्था भी रहती है। इन केस दोनों इंजन फेल हो गए तो एक इमरजेंसी पावर सप्लाई सिस्टम भी रहता है, एपीयू के नाम से जानते हैं उसको, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, एपीयू। लेकिन उसको भी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 50-60 सेकंड का वक्त पायलट को चाहिए होता है, वो कितना भी अनुभवी हो। तो क्या इन 17 सेकंड्स के भीतर उन्हें वक्त नहीं मिला और दोनों इंजन फेल थे और वो इमरजेंसी पावर सप्लाई लाइन चालू नहीं हो पाई? क्या ये कारण दिखता है? बहनों भाइयों, कारण कुछ भी हो सकता है। कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, कारण बर्ड हिट भी हो सकता है, कारण दोनों इंजन का फेल होना भी हो सकता है, कारण मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, इसके सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों इंजन ऑटो शट डाउन हो सकते हैं, एनीथिंग। ये जो कुछ भी हुआ है उसकी तस्दीक ये ब्लैक बॉक्स करेगा, जो आज बरामद कर लिया गया है। इस ब्लैक बॉक्स को जांच के बाद भारत के प्रत्येक नागरिक को और दुनिया के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का हक है कि इस हादसे के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जब तक कारण सार्वजनिक नहीं होंगे तब तक एयरलाइंस पर लोगों का भरोसा उठेगा। और आज तो आपने देखा होगा कि एयर इंडिया की साख को कितना बड़ा झटका लगा है कि दुनिया भर में उसकी फ्लाइटें डाइवर्ट हो गई हैं, लोग बुकिंग कैंसिलेशन करा रहे हैं एयर इंडिया के भीतर। आप मुआवजा देकर लोगों की जान की कीमत नहीं लगा सकते। ये कल का दिन भारत के एविएशन हिस्ट्री का ब्लैक डे था और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोगों के मन में, आम आदमी के मन में, मैं एक्सपर्ट की बात नहीं करता, आम आदमी के मन में एविएशन सेक्टर को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। घर घर लोग ये बात चर्चा कर रहे हैं कि जहाज से चलना, खासतौर पर एयर इंडिया की फ्लाइट से उड़ना खतरनाक है, डेंजरस है। इस इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए और ब्लैक बॉक्स की कहानी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि दरअसल इन 17 सेकंड्स के भीतर ऐसा क्या हुआ कि एक भरी पूरी फ्लाइट रेजिडेंशियल इलाके में क्रैश होती है। सिर्फ मुसाफिर ही नहीं मारे जाते, क्रू मेंबर और पायलट ही नहीं मारे जाते, बाहर मौजूद लोग, आम आदमी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आम जनता मारी जाती है। अब तक 297 लाशें गिनी जा चुकी हैं। तो इस पे जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल एयर इंडिया से भी पूछा जाना चाहिए और सवाल बोइंग से भी पूछा जाना चाहिए, सवाल भारत सरकार से भी होना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। 1:30 बजे के बाद ये हादसा हुआ है। उसमें मम्मी और मेरी लड़की 2 साल की, वो दोनों यहाँ अंदर ही रह गए। बाकी सब जो खाना बनाने वाली मासी ऊपर नीचे करीबन 20-25 मासियाँ हो गई, वो सब निकल गए हैं। वो बाकी सबों का कॉल आ चुका है। खाली मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की नहीं मिले हैं अभी तक। कल पूरा दिन सिविल में ढूंढते रहे, सब जगह देख लिया, वार्ड में कहीं भी नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं और एयर कमोडोर चंद्रमौली साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय जी भी, जो एविएशन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी देर में कैप्टन जीपी वाजपेयी, पूर्व कंसल्टेंट हैं फ्लाइट सेफ्टी के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और अनूप संडा समाजवादी पार्टी के से हैं और सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस कमेटी के हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। चंद्रमौली साहब, डिबेट की